तमिलनाडु की राजनीति में जब उथल पुथल मची, सरकार बदली, सीएम के तौर पर विजय सत्ता में आए, तो पूरे तमिलनाडु ने उनसे काफी सारी उम्मीदें लगा ली। और सीएम विजय का कुछ फैसला जो सामने आया है, उसके बाद पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है। सीएम विजय के मंत्रालय आवंटन पर आगे बात करेंगे। इससे पहले आपको एक मुद्दा याद दिला दे जो देश में बहुत ज्यादा चल रहा है और जिस पर पूरा देश गुस्से में है। जी हाँ, आज पूरा देश नीट पेपर लीक को लेकर गुस्से में है। लाखों छात्र सड़कों पर हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार सफाई दे रहे हैं कि सिस्टम को सुधारा जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर देश में जिम्मेदारी सही लोगों को क्यों नहीं दी जाती, क्यों बार बार ऐसी लापरवाही होती है जिसमें मेहनती छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी है जिसने सरकार बनते ही शायद यही सवाल खुद से पूछा, अगर किसी को काम की समझ ही नहीं होगी तो सिस्टम सुधारेगा कैसे। और शायद यही वजह है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने मंत्रालय बांटने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों बाद ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि राजनीति करने का तरीका भी बदल दिया है। फिल्मी पर्दे पर गरीबों, युवाओं और आम लोगों के लिए लड़ने वाले थलपति विजय अब असली राजनीति में भी वही करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जो सबसे पहला बड़ा फैसला लिया, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये फैसला था मंत्रालयों का बंटवारा। लेकिन ये कोई सामान्य विभाग वितरण नहीं था। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे देखकर अब लोग कह रहे हैं कि शायद देश के दूसरे राज्यों, खुद केंद्र सरकार को भी मुख्यमंत्री विजय से सीखना चाहिए कि आखिर मंत्रालय बांटे कैसे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आमतौर पर भारत की राजनीति में जब नई सरकार बनती है तो मंत्रालयों का बंटवारा अनुभव, योग्यता या विषय की समझ देखकर कम और राजनीतिक संतुलन, जातीय समीकरण, गुटबाजी और दबाव देखकर ज्यादा किया जाता है। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। कई बार ऐसे नेताओं को शिक्षा मंत्रालय मिल जाता है जिनका शिक्षा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसे लोगों के पास चला जाता है जिन्हें मेडिकल सिस्टम की बुनियादी समझ तक नहीं होती। और उद्योग मंत्रालय ऐसे नेताओं को मिल जाता है जिन्हें बिजनेस और निवेश की भाषा तक नहीं आती। लेकिन तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने इस पुराने राजनीतिक फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश की है। विजय की टीम को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मंत्रियों का चयन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि क्षमता और विषय की समझ के आधार पर किया है। तो चलिए सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री विजय की बात करते हैं। विजय ने अपने पास गृह मंत्रालय, पुलिस, लोक प्रशासन, महिला कल्याण और युवा विकास जैसे विभाग रखे हैं। ये वही विभाग हैं जो किसी भी राज्य की रीढ़ माने जाते हैं। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और युवाओं से सीधा संवाद, यही वो क्षेत्र है जहां विजय की राजनीतिक छवि सबसे ज्यादा मजबूत रही है। आप सोच रहे होंगे कि विजय का तो राजनीति में पहला चुनाव ही था, तो छवि पहले से कैसे राजनीतिक मजबूत है। तो आपको बताते हैं, फिल्में जो होती हैं समाज का आईना होती हैं और फिल्मों में भी विजय अक्सर ऐसे किरदार निभाते रहे हैं जो सिस्टम से लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं और युवाओं को आवाज देते हैं। अब असली राजनीति में भी वे वही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार का कंट्रोल सबसे पहले जनता की सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता पर होना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय ने खेल विकास को अलग मंत्रालय बनाया है। पिछली सरकार में खेल विभाग अक्सर किसी बड़े मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता था, लेकिन विजय ने इसे अलग पहचान देकर साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में तमिलनाडु सिर्फ शिक्षा और उद्योग ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा राज्य बनने वाला है। अब बात करते हैं आधव अर्जुन की। उन्हें लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और खेल विकास मंत्रालय दिया गया है। माना जाता है कि आधव अर्जुन लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे हैं। खेल मंत्रालय के साथ पीडब्ल्यूडी देना भी एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है क्योंकि स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निर्माण विभाग से जुड़े होते हैं। यानी विजय सिर्फ मंत्रालय नहीं बांट रहे बल्कि विभागों के बीच व्यवहारिक तालमेल भी बना रहे हैं। इसको राजनीति नहीं, इसको राज्य की नीति सुधारने की कोशिश कहते हैं। राज्य के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ए सेंगोतैयन को दी गई है। वित्त विभाग किसी भी सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग होता है। बजट, टैक्स, योजनाएं, निवेश, कर्मचारियों का वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, सब कुछ यहीं से तय होता है। सेंगोतैयन को प्रशासनिक और आर्थिक मामलों का लंबा अनुभव माना जाता है। विजय ने यहाँ भी राजनीतिक प्रयोग करने के बजाय अनुभवी हाथों पर भरोसा दिखाया है। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है उद्योग मंत्रालय।
ये विभाग एस कीर्तना को दिया गया है, जो विजय के कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री भी हैं। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। लेकिन यह फैसला सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि कीर्तना की कॉरपोरेट सेक्टर और निवेश से जुड़ी समझ काफी मजबूत है। विजय का मानना है कि उद्योग मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसे निवेशकों की भाषा समझ आती है। और कीर्तना की एक और खासियत है, कीर्तना बहुत सारे भाषा में बात कर सकती है, फराटेदार हिंदी भी बोलती है। तो अगर आपके पास ऐसा मंत्रालय है जिसमें निवेश की जरूरत है, दूसरे राज्यों से, बाहर से भी लोग आएंगे, तो आपको मल्टीलिंगुअल होना आपके लिए एक बेनिफिट है, जो कि सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि ग्राउंड पर फैक्ट्री, रोजगार और निवेश ला सकते हैं। आज तमिलनाडु देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल हब्स में से एक है। ऐसे में उद्योग मंत्रालय बेहद अहम हो जाता है। विजय की यहाँ भी वही व्यक्ति को चुना जो इस सेक्टर को समझता है। यही वजह है कि लोग इसे स्किल बेस्ड कैबिनेट मॉडल कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए केजी अरुण राज को चुना गया है। कोविड के बाद पूरे देश ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अस्पतालों तक सीमित मामला नहीं है। ये संकट प्रबंधन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति का बड़ा विषय बन चुका है। अरुण राज की प्रशासनिक पकड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनुभव को देखते हुए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऊर्जा और कानून विभाग सीटीआर निर्मल कुमार को दिया गया है। ये दोनों विभाग तकनीकी समझ मांगते हैं। बिजली संकट, ऊर्जा निवेश, सोलर प्रोजेक्ट और कानूनी सुधार, इन सब के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि गहरी तकनीकी समझ की जरूरत होती है। विजय ने यहाँ भी उसी नेता को चुना जिसे इस क्षेत्र की जानकारी है। राजमोहन को स्कूल शिक्षा, सूचना एवं प्रचार और तमिल विकास विभाग दिया गया है। ये फैसला भी बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और शिक्षा हमेशा भावनात्मक मुद्दा रहे हैं। राजमोहन लंबे समय से तमिल संस्कृति और शिक्षा सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। विजय का ये कदम बताता है कि वे शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि भाषा, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय एस आनंद को दिया गया है। तमिलनाडु की बड़ी आबादी अब भी गांवों में रहती है। सड़क, पानी, पंचायत, रोजगार और ग्रामीण योजनाएं इस विभाग के तहत आती हैं। विजय जानते हैं कि अगर गांव मजबूत नहीं हुए तो विकास का मॉडल अधूरा रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग मुख्यमंत्री विजय की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। कहानी तो हमने पूरी बता ही दी है तारीफ क्यों कर रहे हैं, लेकिन चलिए एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसकी वजह सिर्फ मंत्रालयों का बंटवारा नहीं है बल्कि उसका संदेश है। विजय ये दिखाना चाहते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता बांटने का खेल नहीं होना चाहिए। अगर किसी को शिक्षा की समझ है तो उसे शिक्षा दीजिए, अगर किसी को उद्योग का अनुभव है तो उसे उद्योग संभालने दीजिए, अगर कोई स्वास्थ्य क्षेत्र समझता है तो उसे अस्पतालों की जिम्मेदारी दीजिए। यानी राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, वही मॉडल जिसे कॉर्पोरेट दुनिया वर्षों से अपनाती आई है। अब विजय उसे राजनीति में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि विजय सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जननायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्मों में उन्होंने कई बार सिस्टम बदलने वाले किरदार निभाए, लेकिन अब चुनौती असली है। यहाँ कैमरा कट नहीं होगा, यहाँ जनता रिजल्ट देखेगी। फिलहाल तमिलनाडु की जनता उम्मीदों के साथ नई सरकार को देख रही है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि विजय का ये योग्यता आधारित मंत्रालय मॉडल सिर्फ एक अच्छी शुरुआत बनकर रह जाता है या फिर सच में भारतीय राजनीति के लिए एक नया उदाहरण बनता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मॉडल अगर सफल हुआ तो दूसरे राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक अक्सर मंत्रालयों का बंटवारा जातीय समीकरण, गठबंधन, दबाव या फिर राजनीतिक वफादारी के आधार पर होता रहा है। लेकिन तमिलनाडु में पहली बार इतनी खुलकर क्षमता आधारित मंत्रालय की चर्चा हो रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, देश को मुख्यमंत्री विजय से सीखना चाहिए कि मंत्रालय कैसे बांटें। अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या ये मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या राजनीतिक दबाव के बीच विजय अपनी इस सोच पर कायम रह पाएंगे? और क्या वाकई तमिलनाडु आने वाले समय में प्रशासनिक बदलाव का नया उदाहरण बनेगा? फिलहाल इतना जरूर है कि एक तरफ जहां देश का बड़ा हिस्सा सिस्टम पर भरोसा खोता दिखाई दे रहा है, वहीं तमिलनाडु से एक ऐसा प्रयोग सामने आया है जिसने उम्मीद की नई बहस जरूर छेड़ दी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आवंटन पर आप क्या सोचते हैं, विजय की सोच पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.